Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with semester second B8 और इसके अंदर हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट फर्स्ट। लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर यूनिट फर्स्ट में हम कई जो हमारे टॉपिक्स हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इस यूनिट के अंदर हमने टीचिंग और लर्निंग को डिफाइन किया, अच्छी तरीके से उसको रीड आउट किया। उसके बाद जो भी हमारे डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस होते हैं या नर्चर नेचर है या फिर ग्रोथ या मैचुरेशन है, इन सारी चीज़ों को हमने इस यूनिट के अंदर कवर किया और आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद भी आई होंगी। और अगर आपने इससे पहले अपने सिलेबस के ये पॉइंट्स नहीं क्लियर किए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट लर्निंग एंड टीचिंग, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी कि की कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो हम देखेंगे जो की कॉग्निटिव प्रोसेसेस है ये बेसिकली है क्या। अनुभूति यानी कि कॉग्निशन, समझने की प्रक्रिया यानी कि जो कॉग्निशन है ये समझने की प्रक्रिया और हमारे विचारों, जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे अनुभव यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और इंद्रियों की मदद से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं। इंद्रियां मतलब जो भी हमारे सेंसेस होते हैं उससे, उसकी मदद से या अनुभवों से या विचारों से ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं। अनुभूति यानी कि कॉग्निशन जो है मानव अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका संज्ञान ही नहीं होगा, आपकी कॉग्निशन ही नहीं होगी, तो आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते। ये प्रक्रिया बिल्कुल ही असफल हो जाएगी। और आप अगर इस चीज़ को सीख रहे हैं, आपके अंदर अनुभूति है, कॉग्निशन है, तो आप इसमें विचारों, अनुभवों और अपनी जो इंद्रियां हैं, आपके जो सेंसेस है, उनकी हेल्प से किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे है अनुभूति में विभिन्न बौद्धिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। मतलब इसके अंदर जो कॉग्निशन है इसके अंदर कई बौद्धिक प्रक्रियाएं जो है वो शामिल है, जैसे धारणा यानी कि हमारा कंसेप्शन, स्मृति यानी कि हमारी मेमोरी, सोच यानी कि हमारे थॉट्स, भाषा यानी कि हमारी लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी कि डिफरेंट कॉग्निशन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यानी कि जो कॉग्निशन है उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, जो हमारा संज्ञान है, हमारी अनुभूति है, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और किस किस तरीके से डिफरेंट है, हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो पहला इसमें इंद्रिय बोध और धारणा यानी कि सेंसेशन एंड परसेप्शन, यानी कि हम किसी चीज़ को परसेप्ट करते हैं और उसके बाद अपने सेंसेस का यूज़ करके किसी भी ज्ञान को प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर आगे है इंद्रिय बोध, हमारी इंद्रियों द्वारा इकट्ठा की गई प्रारंभिक एहसास को संदर्भित करती है। यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, वो जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं उसी चीज़ को एक तरीके से हमें फील कराती हैं। तो इंद्रिय बोध हमारी इंद्रियों द्वारा इकट्ठा की गई प्रारंभिक, मतलब पहले सबसे प्रारंभिक जो होती है एहसास को संदर्भित करता है। जब यह प्रारंभिक एहसास की व्याख्या कर हमें उन्हें कोई निश्चित अर्थ देता है, मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, तो वह धारणा का रूप ले लेती है। और अगर हम उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में उसका कंसेप्शन बन जाता है, मतलब वो एक तरीके से हमारे माइंड में एक धारणा बन जाती है। बच्चे के अंग विकसित नहीं होते, मतलब जो बच्चे हैं उनके अगर अंग विकसित नहीं होते, इसलिए बच्चे विभिन्न एहसासों के भेदभाव नहीं कर पाते शुरुआत में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तो वो अपने सेंसेस का यूज़ करके हर चीज़ों को समझ पाते हैं, लेकिन शुरुआत में उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते और इसीलिए वो इन चीज़ों को फील नहीं कर पाते या इनमें भेदभाव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सेकंड, जिसमें है ध्यान यानी कि अटेंशन। ध्यान को संज्ञानात्मक अधिगम की प्रक्रिया के प्राथमिक चरण के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो सबसे पहले आपको अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रक्रिया का सबसे प्राथमिक चरण होता है। एक छात्र के लिए अधिगम हेतु, मतलब जो लर्निंग है उसके लिए अपने अनुभवों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं देखेगा तो वो आगे किसी चीज़ को नहीं सीख पाएगा। एक्सपीरियंस क्या होता है कि उसे उस चीज़ के बारे में पहले से कोई अनुभव है, कुछ पता है। ध्यान अपने आप को सीमित नहीं करता, मतलब जो अटेंशन है वो अपने आप को एक जगह सीमित नहीं करता और सर्वंगुर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर स्मृति यानी कि हमारी मेमोरी। तो आगे हम देखेंगे इसमें जब हम ध्यान देते हैं, मतलब जब हम एक तरीके से किसी चीज़ पर अटेंशन रखते हैं, ध्यान देते हैं एवं एक वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं,
तो जानकारी हमारे संवेदी रजिस्टर, एक तरीके से सेंसरी रजिस्टर जो होता है हमारा, हमारे माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। मतलब किस तरीके से संवेदी रजिस्टर से अल्पकालिक स्मृति, यानी कि जो हमारी शॉर्ट टर्म, हमारे माइंड में दो तरीके की मेमोरी होती है। एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें जाती हैं जो आप कुछ समय के लिए करते हैं और उसके बाद आप उसको नहीं दोहराते, उसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और आप उन चीज़ों को कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब आप उसी चीज़ को बार बार अप्लाई करते रहते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसको बार बार पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और पेपर पास करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, भूल जाएंगे उसको। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो इसमें यही कहना चाह रहा है, जब हम ध्यान देते हैं एवं उस वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं, तो जानकारी हमारे संवेदी रजिस्टर यानी कि सेंसरी रजिस्टर में अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। उसी जानकारी को दोहराया जाए, अगर उसको और ज़्यादा रिपीट किया जाता है, तो उसके नोट्स एक तरीके से क्या होते हैं, लिए जाएं, तो उसका अध्ययन किया जाए और उसके बाद क्या होता है, वह जानकारी दीर्घकालीन स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा का विकास भाषण, शब्दावली, मतलब कोई भी स्पीच है, कोई भी शब्दावली है, एवं प्रक्रिया की लंबाई आदि, मौखिक और गैर मौखिक मतलब वर्बल और नॉन वर्बल उत्तर के संदर्भ में वृद्धि और विकास सम्मिलित होते हैं। जन्म से शिशु रोने की आवाजें बनाता है, कुछ महीने बाद नए शब्द सीखता है, दूसरों की नकल उतारता है, उसके बाद हकलाता है। बचपन के दौरान जो शब्दावली सीमित होती है, मतलब जो शब्दावली होती है वो बहुत कम वर्ड्स ही बच्चे बोल पाते हैं बचपन में। वृद्धि और विकास के साथ जवाब का तरीका उनका बदल जाता है और ज़्यादा शब्दावली उनके माइंड में और ज़्यादा ऐड हो जाती है। बचपन में कम होती है, धीरे धीरे एज के साथ वो शब्दावली बढ़ जाती है, वो और शब्दों का यूज़ करना सीख जाता है। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पॉइंट हमारा, जिसके अंदर तर्क या अवधारणा गठन यानी कि रीजनिंग और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या है, एक अवधारणा किसी वस्तु या विचार के साथ सामान्य तौर पर जुड़े मतलब को संदर्भित करती है। मतलब कोई अवधारणा है और वो किसी वस्तु या विचार के साथ सामान्य तौर पर क्या होती है, जुड़े जो मतलब होते हैं किसी भी वस्तु से, किसी भी विचार से, अगर सामान्य तौर पर कोई जुड़े हुए मतलब है, उसको संदर्भित करती है। यह एक व्यक्ति के अवधारणात्मक अनुभव का परिणाम है। बाल्यावस्था में अवधारणा गठन वास्तविक वस्तुओं एवं ठोस अनुभवों से बनता है। उसके बाद है पढ़ने, सिनेमा, व्याख्यान आदि, मतलब इन चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, पुरानी अवधारणाएं एक नया आकार ले लेती हैं। मतलब पुरानी जो अवधारणाएं हैं वो बदल जाती हैं समय के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर सिक्स पॉइंट, जिसके अंदर है सोच यानी कि हमारी थिंकिंग। वैलेंटाइन के अनुसार सख्त जो बहुत ही टफ होता है, सख्त मनोवैज्ञानिक चर्चा में सोच को एक ऐसी गतिविधि के रूप में रखना ठीक होगा जो अनिवार्य रूप से एक जुड़े हुए किनारों का प्रवाह है, जो किसी उद्देश्य या अंत की ओर निर्देशित होते हैं। यानी कि जो सोच है वो एक तरीके से क्या है, वैलेंटाइन के अनुसार कि सख्त जो मनोवैज्ञानिक चर्चा में ऐसी गतिविधि के रूप में अगर रखना ठीक होगा जो अनिवार्य रूप से, मतलब ये कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से जुड़े हुए किनारों का प्रवाह है, जो किसी उद्देश्य या अंत, मतलब कोई भी आपका उद्देश्य या कोई भी अंत है उसकी ओर निर्देशित होते हैं। सेवंथ हम देखेंगे इसके अंदर समस्या को हल करना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन, किसी भी समस्या को हल करना। इसके अंदर आगे देखेंगे समस्या को हल करना जटिल या कठिन समस्याओं के समाधान खोजने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मतलब अगर आप किसी भी कठिन समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो वही है आपका समस्या का हल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे क्या है, समस्या को हल करने की योग्यता, मतलब उसको हल करने की जो एबिलिटी होती है, सोच एवं तर्क के विकास पर निर्भर करती है। मतलब आप किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके से तर्क लगाते हैं, क्या आपका लॉजिक है, उसके विकास पर निर्भर करती है। कि अगर आपका तर्क लगाने का नज़रिया अच्छा है, उसका और ज़्यादा विकास हुआ है, आपकी डेवलपमेंट जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छा है, तो आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। समस्या को हल करने की योग्यता में 2.5 या 3 वर्ष से वृद्धि शुरू हो जाती है। मतलब 2.5 या 3 वर्ष के बाद से ही बच्चे किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं जो उनके लेवल की है।
एट्थ हम देखेंगे भावना यानी कि इमोशंस। अब इसमें क्या है, वुडवर्थ के अनुसार भारत एक जीव की हिली हुई भावना जो है, हमारे इमोशंस जो है वो एक जीव की हिली हुई या चलायमान अवस्था है। मतलब ये हमेशा चलती रहती है, हमारी भावनाएं हमारे माइंड में हमेशा रहती हैं, हमारे अंदर हमेशा रहती हैं। ये एक भावनाओं की हिली हुई एक तरीके से अवस्था है जो व्यक्ति को स्वयं महसूस होती है। मतलब ये खुद फील होते हैं, जो इमोशंस होते हैं ये खुद ही फील होते हैं। यह एक परेशान मांसपेशियों और ग्रंथियों की गतिविधि है। आगे है नाइन्थ हमारा लास्ट पॉइंट इसके अंदर, जिसमें है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, गिल्डफर्ड के अनुसार प्रेरणा उन सभी आंतरिक अवस्थाओं को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति की गतिविधियों को चलायमान करती है। मतलब उनकी गतिविधियों को चलाती है, चलायमान करती है और उसकी गतिविधियों को बनाए रखती है। तो ये होती है प्रेरणा गिल्डफर्ड के अनुसार। तो आपको डेफिनेशंस भी लेकर चलनी है। जिस जिस चीज़ की डेफिनेशंस आपको याद हो सकती हैं उस चीज़ की आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके मार्क्स पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।